हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो एवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स का पार्ट 3 है। पहले के दो पार्ट्स में हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे बेसिक स्टोन टूल्स से स्टार्ट करके ह्यूमंस ने धीरे धीरे साइंस को डेवलप किया, फिजिक्स को डेवलप किया, कैसे उन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट की और कैसे प्रिजर्वेशन ऑफ टेक्स्ट स्टार्ट हुआ। नाउ आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ग्रीक्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा फिजिक्स की डेवलपमेंट में। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स वर्ड जो है वह वर्ड ही ग्रीक के वर्ड फूसिस से बना हुआ है। फूसिस का मतलब होता है नेचर, मतलब फिजिक्स की स्टडी नेचर की स्टडी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिजिक्स नेचर की स्टडी ही है और कुछ नहीं है। डेली लाइफ में जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं उनको जानना, समझना और उनके बारे में डिटेल्ड जानकारी लेना फिजिक्स कहलाती है। और ऐसा नहीं है कि ग्रीक्स ने फिजिक्स को केवल नाम दिया हो, उन्होंने इसकी एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में योगदान दिया और कह सकते हैं कि यहीं से फिजिक्स की एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट शुरू हुई थी। एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि इन्होंने डिडक्टिव थिंकिंग, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन और चीज़ों की यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन और उनकी मैथमेटिकल प्रूफ पर जोर दिया। क्योंकि फैक्ट्स और लॉजिक्स तो सभी को पता थे, मीजोपोटामियंस, इजिप्शियंस, चाइनीज, जिनके बारे में हम पहले जान चुके हैं, उनको भी बहुत सी चीज़ों की नॉलेज थी, लेकिन एक सिस्टोमेटिक नॉलेज की शुरुआत ग्रीक्स ने ही की। ऐसा नहीं था कि ग्रीक्स ने मेसोपोटामियंस, इजिप्शियंस के जैसे हर चीज की बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी। सिंस यह ट्रेडिंग करते थे, मतलब एक जगह से चीज लेकर उन्हें दूसरी जगहों पर बेचते थे, या फिर अपने लैंड में जो भी इनके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा होता था उसे ले जाकर दूसरी जगहों पर यह सेल करते थे। इस कारण इनके हर किसी से कॉन्टेक्ट्स थे, मतलब यह हर किसी को जानते थे। डिफरेंट सिविलाइजेशन से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखी। जैसे मीजोपोटामियन से इन्होंने एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स सीखी, हिब्रू से फिलोसफी सीखी और इजिप्शियन से एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री सब कुछ सीख लिया। और इन्हीं सीखी हुई चीजों को इन्होंने आगे बढ़ाया, मतलब आगे डेवलपमेंट्स की, इंडक्शन और डिडक्शन जैसी मेथड्स यूज करके, लॉजिकल थिंकिंग यूज करके। या आप ज्योमेट्री वर्ड पर भी ध्यान देंगे तो ज्योमेट्री वर्ड ग्रीक के वर्ड जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, और मीटर, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, इससे मिलकर बना हुआ है। और जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि इजिप्ट में ज्योमेट्री की स्टार्टिंग लैंड को मेजर करने के लिए ही हुई थी, मतलब अर्थ को मेजर करने के लिए हुई थी, तो उसका लिटरल मीनिंग इन्होंने सब्जेक्ट का नाम रख लिया। जो ग्रीक में सबसे पहले फिजिसिस्ट माने जाते हैं वह थेल्स माने जाते हैं। थेल्स थ्योरम हमने 9th 10th क्लास में पढ़ी होती है, यह वही थेल्स हैं। थेल्स को उस टाइम दुनिया के 7 सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माना जाता था, या ग्रीक के सबसे बुद्धिमान इंसान माने जाते थे। और इन्होंने ही सबसे पहले एम्पेरिकल रिजल्ट्स, जो कि इजिप्शियंस ने पहले बता दिए थे, उनसे चीजें डिडक्ट करना स्टार्ट की थी, मतलब उनसे रिजल्ट्स निकालने स्टार्ट किए थे। जैसे कि इजिप्शियन से इन्होंने ज्योमेट्री सीखी और बताया कि दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम एक स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यह बहुत ट्रिवियल चीज है, लेकिन इसे सिस्टोमेटिक तरीके से मैथमेटिकल प्रूफ के साथ पहली बार इन्होंने ही बताया था। और भी कुछ ट्रिवियल क्वेश्चंस या ट्रिवियल थ्योरम्स इन्होंने दी, जो कि केवल और केवल लॉजिक के लॉ पर बेस्ड थी। जैसा कि हम जानते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी है, और अगर बी इज इक्वल्स टू सी है तो ऑटोमेटिकली ए इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ऐसी थ्योरम्स भी थेल्स ने सबसे पहले दी। और डिडक्शन और इंडक्शन मेथड से क्या मतलब है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। डिडक्शन मतलब किसी चीज से डिडक्ट करना, कम करके कोई रिजल्ट निकालना, बट इंडक्शन का मतलब अलग होता है। इसका मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप एक सीड लें, एक बीज लें और उसे ग्राउंड में बो दें, उसे सो करें, उससे एक पौधा ग्रो होगा, एक प्लांट निकलेगा। यहाँ से इंडक्शन होता है। क्या इंडक्शन की, उस सीड से एक प्लांट निकला। सीड एक अलग अलग चीज थी और प्लांट एक अलग चीज है, लेकिन यह सीड से ही निकली। अगर हम नोटिस करें कि ऑरेंज का सीड अगर हमने जमीन में बोया है तो हमें ऑरेंज का ट्री मिलेगा, लेमन सीड्स अगर हमने बोए हैं तो हमें लेमन ट्रीज मिलेंगे। तो अब हम यह मान सकते हैं कि एप्पल के सीड्स अगर हम बोएंगे तो हमें एप्पल ट्रीज ही मिलेंगे, और कोई ट्री नहीं मिल सकता। तो यह हम बिना बोए कह सकते हैं, और इसी को इंडक्शन कहते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम बिना एक्सपेरिमेंट किए रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। यह ट्रेडिशन कंटिन्यू हुआ, थेल्स ने यह चीजें स्टार्ट की। उसके बाद पाइथागोरस और उनके फॉलोअर्स ने इस ट्रेडिशन को, अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को आगे बढ़ाया, उसे समझा, मास्टर किया। पाइथागोरस को भी हम सब जानते हैं, क्योंकि उनकी पाइथागोरियन थ्योरम जो है वह बहुत फेमस है। बहुत छोटी क्लासेस से हम उसको पढ़ते हुए आते हैं। वह क्या है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड
परपेंडिकुलर। यह पाइथागोरस थ्योरम है। इस थ्योरम का जिक्र मतलब इस थ्योरम के बारे में हमें पहले भी लिखा हुआ बहुत सी जगहों पर मिलता है, लेकिन इसका प्रॉपर प्रूफ के साथ एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पाइथागोरस ने दिया था। इसलिए इस थ्योरम पाइथागोरस ने पाइथागोरियन थ्योरम के अलावा स्ट्रिंग्स मतलब तारों की लेंथ और उनसे निकलने वाले साउंड की फ्रिक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन खोजा था, जिससे उन्हें यह चीज पता चल गई थी कि होल नंबर्स के रेशियो के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्ट्रिंग से किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सबसे अच्छी हारमोनी कैसे निकाल सकते। और इस रिजल्ट के बेसिस पर उन्होंने यह माना था कि नंबर्स में बहुत पावर होती है। उन्होंने नंबर्स को यूनिवर्स का बेसिक स्टेप माना और उनके अकॉर्डिंग फिजिकल यूनिवर्स से लेकर ह्यूमन सोल तक हर चीज नंबर्स से डिस्क्राइब या एक्सप्लेन की जा सकती है। हमारी फिजिक्स की नॉलेज केवल लॉजिकल थिंकिंग के बेस पर ही नहीं है, हमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की भी जरूरत होती है। और ग्रीक्स ने लॉजिकल थिंकिंग के साथ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट किया था, इसलिए वहां फिजिक्स का इतना डेवलपमेंट हुआ। थेल्स और उनके जो फॉलोअर्स थे, आयोनियन फॉलोअर्स, उन्हें दुनिया के पहले फिजिसिस्ट और फिलोसोफर माना जाता है। थेल्स और उनके फॉलोअर्स का मानना था कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, वह एक फिजिकल फोर्स कंट्रोल करती है। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इस दुनिया में वॉइड हो मतलब खाली जगह हो, जो कि सच भी है। पूरा यूनिवर्स लगभग खाली ही है। इसके साथ ही उनका मानना था कि आइस, वाटर और स्टीम, यह तीनों डिफरेंट फेजेस हैं वाटर की ही। हम इन फेजेस को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं कंडेंसेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू। रेयरफेक्शन का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डिक्रीज करना, और इसका अपोजिट होता है कंडेंसेशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को इंक्रीज करना। तो इन दोनों प्रोसेसेस की हेल्प से हम वाटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते। थेल्स और उनके फॉलोअर्स कंजर्वेशन ऑफ मैटर में भी बिलीव करते थे। उनके अकॉर्डिंग मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत एक्यूरेट उनकी ऑब्जर्वेशन थी। क्योंकि हमें आज ही पता है कि हम मैटर को केवल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी हम उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक टाइम पर यह माना जाने लगा था जब फ्यूजन और फिजन की शुरुआत हुई थी कि यह थ्योरम गलत है, लेकिन जब आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तब हमें पता चला कि यह सही है, गलत नहीं है। देन एनेक्सागोरस एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बेसिक इन्वेस्टिगेशन की मीटेरॉइड्स की, मतलब इन्होंने मीटेरॉइड्स को केवल ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर इन्होंने बता दिया था कि जो हेवनली बॉडीज होती हैं, मतलब जितनी भी बॉडीज हम स्पेस में देखते हैं, प्लैनेट्स और स्टार्स, वह सभी रॉक से मिलकर बने होते हैं। हालांकि हमें आज पता है कि बहुत सी चीजें गैस से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन उस टाइम पर उनका यही सोचना था कि यह रॉक्स हैं। बट उनके इस आइडिया को बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट किया गया था, यह गलत माना जा रहा था। क्योंकि उस टाइम पर हेवनली बॉडीज को गॉड एंड गॉडेस माना जाता था और इसके चलते इन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी थी। बात सही कही थी इन्होंने, लेकिन उस टाइम के लोगों को सुनना ही नहीं होता था कुछ, हालांकि वो तो आज के लोगों को भी नहीं सुनना है, उसके कारण इन्हें अपनी जान देनी पड़ी थी। देन एनेक्सीमेंडर ने सबसे पहले डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का आर्गुमेंट दिया था। मतलब 2500 साल पहले उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जिक्र किया था, क्योंकि जब उन्होंने ह्यूमन एम्ब्रियो और इंसानों के बच्चों को स्टडी किया, जो नवजात बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि यह इतने हेल्पलेस हैं कि खुद से तो इवॉल्व कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में, मतलब खुद से जिंदा रह ही नहीं सकते, इन्हें किसी ना किसी हेल्प की जरूरत होगी। लेकिन पहले इंसानी बच्चे की हेल्प किसने की होगी, क्योंकि इंसान तो थे ही नहीं, कोई नहीं कर सकता। तब इन्होंने कंक्लूड किया था कि जो ह्यूमन है वह किसी सेल्फ सफिशिएंट प्रिमिटिव लाइफ के डिसेंडेंट है, मतलब धीरे धीरे यह इवॉल्व होकर ह्यूमन बने हैं किसी और स्पीसीज से, जो कि सच है क्योंकि हम ग्रेट एप्स के डिसेंडेंट्स हैं। ग्रेट एप्स से इवॉल्व होकर हम धीरे धीरे ह्यूमन बने हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी डिस्कवरी तो यह थी कि उनका मानना था कि यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वह एक सिंगल सब्सटेंस से बनकर बना हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं एटम का जो कॉन्सेप्ट है वह यहाँ से आना स्टार्ट हो गया था। एनेक्सीमेंडर ने तो एक सब्सटेंस मान भी लिया था एपिरॉन करके, जिससे वह मानते थे कि दुनिया की सारी चीजें बनी हुई है। इसका लिटरल मीनिंग ग्रीक में होता था इन्फिनाइट और लिमिटलेस, मतलब वह लिमिटलेस है, इन्फिनाइट है, यूनिवर्स की हर चीज इसी से बनी हुई है। इसके बाद कुछ और फिजिसिस्ट आए जैसे कि हेराक्लिटस। इनकी जो टीचिंग्स थी, इनके जो थॉट्स थे,
वह आज भी साइंटिफिक, लिटरेरी और फिलोसफिकल इंटरेस्ट के हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही थी जो आज भी लोग समझ नहीं पाए हैं, और समझ भी रहे हैं तो वह कुछ ना कुछ मिस्ट्री के साथ सामने आती हैं। सो आज भी इनकी बातों को स्टडी किया जाता है। देन धीरे धीरे जब एटम का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, तब दो साइंटिस्ट, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस, इन्होंने सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया। मतलब इनका ऐसा मानना था कि एक इनविजिबल फोर्स है जो साइज, शेप एंड मोशन को कंट्रोल करती है, उनकी प्रॉपर्टीज रखती है, और उसी से दुनिया की सारी चीजें, यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितना भी मैटर है, सब कुछ इसी से बना हुआ है। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पर माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीज नहीं थी, उसके बाद भी उनकी थिंकिंग इस लेवल तक गई। तो यह कितनी मेजर डेवलपमेंट है। यह एटम नाम उन्होंने आज हम जिसे एटम बोलते हैं उसे नहीं दिया था, उन्होंने जो एकदम फंडामेंटल यूनिट है, जो जिसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उस चीज को एटम नाम दिया था। हालांकि हमने तो किसी और चीज को ही एटम नाम दे दिया है, क्योंकि कुछ सालों पहले तो माना जाता था कि एटम इंडेस्ट्रक्टिबल है, तो हम उसे ही फंडामेंटल यूनिट मानते थे। बट करंट सिनेरियो में हमें पता है कि क्वार्क्स, या फिर हम मान सकते हैं कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वह फंडामेंटल यूनिट हैं। उनके अकॉर्डिंग, किनके अकॉर्डिंग, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस के अकॉर्डिंग हमें एटम्स नाम देना चाहिए था क्वार्क्स को। बट ठीक है, अब एटम पहले से किसी और चीज का नाम हो चुका था, तो हम एटम क्वार्क्स को तो नहीं बोल सकते, एक नया नाम बहुत जरूरी था। सो वी नो कि क्वार्क्स फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बट उस टाइम पर भी उन्होंने एटम्स का कॉन्सेप्ट दिया था, फंडामेंटल यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया था। नाउ एक बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े फिजिसिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, एरिस्टोटल। यह बहुत महान इंसान थे। अब महान इंसान आप किसी भी वे में सोच सकते हैं, अच्छे वे में भी, बुरे वे में भी, क्योंकि इनकी बहुत सी चीजें थी जिसके कारण डेवलपमेंट्स में बहुत देरी हुई। क्योंकि एक टाइप से इनकी सोच ऐसी थी कि मैं ही सही हूँ, बाकी तो कोई सही हो ही नहीं सकता, मुझे कोई गलत नहीं बोल सकता, मेरी चीजें गलत नहीं है। सबसे पहली एक इनकी थिंकिंग थी कि यह जो पूरा यूनिवर्स है वह दो कोसेंट्रिक स्फेरिकल रीजन से मिलकर बना हुआ है। कोसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। अब मैं परफेक्ट सर्कल ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक आइडिया देने के लिए आपको, कि ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उसे कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो जो इनर सर्कल है इसे इन्होंने इम्परफेक्ट सर्कल बोला और इसे अर्थ बताया, और जो आउटर सर्कल है इसे सर्कल ऑफ परफेक्शन बोला, जो कि हेवन है। यह कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। कौन सा सर्कल? इनर सर्कल। अर्थ है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। और यह इनर सर्कल जो है वह 4 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, जिन एलिमेंट्स को एम्फेडोक्लीन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इन एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। यह 4 एलिमेंट्स हैं: एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। इन 4 एलिमेंट से मिलकर अर्थ को, मतलब इस इम्परफेक्ट सर्कल को बना हुआ बताया है। लेकिन सिंस यह एडवांस थे तो कुछ ना कुछ नया तो करते ही, तो इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में एक 5th एलिमेंट के बारे में भी बताया, जिसको नाम दिया इन्होंने एथर। और इनके अकॉर्डिंग दुनिया में जितनी भी खाली जगह है, नॉट ओनली ऑन अर्थ, मतलब यूनिवर्स में जितनी भी खाली जगह है वह सब इस एथर से भरी हुई है। मतलब उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में कुछ खाली है ही नहीं, यह हो ही नहीं सकता। और उनके अकॉर्डिंग हेवनली बॉडीज जो है वह नेचुरली मूव करती हैं विदाउट एनी फोर्स के, मतलब उनको किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती है, और वह एक परफेक्ट सर्कल में ऑर्बिट करती हैं। इतना परफेक्ट सर्कल कि आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। एरिस्टोटल्स के बहुत सारे स्टीरियोटाइप और उनको चैलेंज करने की कुछ फिजिसिस्ट ने कोशिश की, जैसे कि हेराक्लिटस और एरिस्टिकस। इन दोनों फिजिसिस्ट्स ने बताया कि अर्थ जो है वह रोटेट करती है, ना कि पूरा यूनिवर्स, और मरकरी और वीनस जैसे प्लैनेट्स जो हैं वह सन को ऑर्बिट करते हैं, ना कि अर्थ को। बट इनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऐसे ही एरेक्टिकस ने बताया था कि अर्थ ऑर्बिट करती है सन को, ना कि सन अर्थ को। बट यह जो थॉट्स थे, इनके कॉन्टेम्परेरीज इन्हें मानने के लिए रेडी नहीं थे। क्यों? क्योंकि बाइबल में तो कुछ और ही लिखा था। बाइबल में यह लिखा था कि सन अर्थ को ऑर्बिट करता है। सो यह मान ही नहीं सकते थे, जिसके कारण इन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। लेकिन सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आती ही है। 2000 साल बाद जब कोपरनिकस आए और उन्होंने अपना पूरा सिस्टम, पूरी स्टडीज इंट्रोड्यूस की, तो पता चल गया कि वह ही सही थे, ना कि एरिस्टोटल। सो इस टाइप से धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होती गई और नई नई चीजें पता चलती गई। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट्स रहे जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, बावजूद इसके कि वह सच्चाई ही बताते थे। लेकिन एरिस्टोटल जैसे कुछ लोग जो उनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत से ऐसे प्रीस्ट्स होते, टाइम पर चर्च की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, तो जो बाइबल में लिखा हुआ है केवल वही सही है, जिसके कारण बहुत सी डेवलपमेंट्स लेट हुई और
हो भी गई तो उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे टाइगो ब्राहे, उन्होंने भी बहुत सी चीजों के बारे में बताया था, और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आई होप आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।